ओके सो हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जो भी चीज़ लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है, जिस चीज़ को हम लोग प्लांट से या फिर एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, जैसे शुगर, स्टार्च, प्रोटीन या एसिटिक एसिड, वो सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और वो केमिस्ट्री, वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो इन सारे कंपाउंड्स के बारे में डील करे, ठीक है, इन सारे कंपाउंड्स के बारे में डील करे, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। जैसे अगर तुम बात करोगे H2SO4 का, तो वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर बात करते हो HCl का, वो भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो हम लोग जब फर्दर क्लास में जाते हैं, 11th में जाएंगे, तो हमारा केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, अदर इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द थर्ड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अभी 10th लेवल पे तुम लोग को कुछ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स वेयर वी स्टडी अबाउट द कंपाउंड्स विच इज डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमारा इनिशियल मानना था, ऐसा हमारा सोचना था। ऐसे पहले के लोग सोचते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। As against these compounds, substances like common salt किसको बोलते हैं? NaCl को। जैसे ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2O, वो ब्लू विट्रियोल होता है। फिर नाइट्रेट इन द सेंस की सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कोई भी सभी नाइट्रेट which could be produced from minerals and non-living sources were called inorganic compounds। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन होता था, सीधा उसका नाम दे दिया ऑर्गेनिक, और जो किसी अदर सोर्सेज से आ जाए उसको नाम दे दिया इनऑर्गेनिक। और वो केमिस्ट्री जो इनऑर्गेनिक चीज से डील करे, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंस these organic compounds were obtained straight from nature and there was no known method of preparing them in the laboratory। कोई नहीं जानता था कि वो लैबोरेटरी में कैसे सिंथेसाइज होगा। अगर तुमको स्टार्च चाहिए तो तुमको पटेटो से ही ऑब्टेन हो सकता है। अगर तुमको चीनी चाहिए तो तुम प्लांट या एनिमल से ही, मतलब ग्लूकोज हो गया ना, काइंड ऑफ स्टार्च, ये हाँ, तो तुम उसको उसी से ऑब्टेन कर सकते हो। और कोई ऐसा हमारे पास तरीका नहीं था जिसको हम लोग लैबोरेटरी में ऑब्टेन कर पाए। अपूर्व कैमरा ऑन रखो। इट वाज बिलीव्ड दैट दे वर द प्रोडक्ट ऑफ सम वाइटल फोर्स ऑफ नेचर। तो अब जैसे मान लेते हैं कि हम तुमको कुछ क्वेश्चंस, तुमसे 3-4 क्वेश्चंस पूछते हैं, तुम लोग पूरा गूगल पे कर लो, पूरा इंटरनेट सर्च कर लो, पूरा दुनिया में खोज लो, किसी टीचर से पूछ लो, कोई नहीं बता पा रहा है। मान लेते हैं ऐसा हम ब्रिलियंट नहीं है, बट स्टिल अगर हम ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछ दें 3-4 जिसका तुम जवाब कहीं नहीं खोज पाओ, तो तुम मानोगे ना कि सर कुछ ज्यादा ओवर ब्रिलियंट है, ऐसा क्वेश्चन देते हैं कि दुनिया का कोई आदमी नहीं बना सकता, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ये कुछ सोर्सेस थे, ये कुछ चीज था, स्टार्च या शुगर, तो ये सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही दे पा रहे हैं, और दुनिया का कोई तरीका नहीं है, कोई लैबोरेटरी मेथड नहीं मिल रहा था उन लोग को जहां पर हम लोग उसको अदर वे से ऑब्टेन कर पाए। तो लोग को लगने लगा कि हमारे नेचुरल, हमारे प्राकृतिक का कुछ ऐसा, क्या बोल सकते हैं उसको, चमत्कार है, ठीक है, मतलब एक तरीके का वाइटल फोर्स ऑफ नेचर है। वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एक वाइटल फोर्स ऑफ नेचर। फोर्स मतलब एक, क्या समझ सकते हो, ताकत। हमारे प्राकृतिक में एक ऐसा कुछ ताकत है जिसकी वजह से हम लोग उसको कोई बिना, मतलब नॉन लिविंग सोर्सेज से हम उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। द वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाज सून डिस्कार्डेड, ठीक है, बाद में ये थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। When in 1828, a German chemist named Friedrich Wöhler saw that it was possible to obtain an organic compound urea from the laboratory process। वो गया चुपचाप लैबोरेटरी, और उसने जो हमारे बॉडी से, हम लोग इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, हमारे बॉडी से या एनिमल्स के बॉडी से यूरिया डिस्कार्ड होता है, राइट, हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिया। तो उसको वो लैबोरेटरी में बना के दिखा दिया। अब सोच लो कि वो एक रूम में घुसा, वो कांच में वो पूरा टेस्ट ट्यूब वगैरह, वो पूरा एक्सपेरिमेंट करके वो एक लैब के अंदर से यूरिया प्रोड्यूस कर दिया। लैब में जाकर के उसने एक यूरिया को लैबोरेटरी मेथड से बना के दिखाया, और दिखा दिया कि ये देखिए यूरिया है, और मैंने इसको बिना किसी लिविंग सोर्सेज के ऑब्टेन करके दिखाया, ठीक है। वो क्या किया था, वो अमोनियम साइनेट नाम का एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है।
तो जो अमोनियम साइनेट लिया NH4CNO, उसको उसने सिंपली हीट कर दिया, ठीक है, और हीट करने से देखा कि वो यूरिया को ऑब्टेन कर पा रहा है, प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो अल्टीमेटली वो सारा जो हमारा, जो हम लोग एकदम तुम लोग मानते आ रहे थे कि वाइटल फोर्स ऑफ नेचर है, ये सारा चीज़ क्या हो गया, मानना लोग का एकदम मतलब अचानक से उनको लगने लगा कि नहीं, ये हम लोग गलत मान रहे थे, ऐसा कोई वाइटल फोर्स नहीं है, इसको हम लोग लैबोरेटरी में भी बनाया जा सकता है। तो ऑर्गेनिक वर्ड डिराइव फ्रॉम लिविंग सोर्सेज, तो नाम तो वही रखा था ना लिविंग के बेसिस पर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट मीन्स which is having living sources only, plants and animals. But what happened finally? It was realized that these compounds can be obtained from other sources also. और वो that what was that compound? वो compound का नाम था यूरिया। 1845, अभी 1828 में वो किया था, ठीक है। समय लगता है, ऐसा नहीं है जैसे अभी तुम लोग को कोरोना मतलब अभी पूरा फैला हुआ है तो वैक्सीनेशन बनने में टाइम लगता है, राइट। उसी तरीके से एक साइंटिस्ट ने 1828 में अगर उसने यूरिया बनाया तो फिर दूसरे साइंटिस्ट को भी टाइम लगा 1845, समझ सकते हो कितना गैप है, ठीक है। तो 1845 में कोल्बे ने एक दूसरा चीज को प्रिपेयर किया जिसका नाम था एसिटिक एसिड, ठीक है। उसने कोल्बे ने एसिटिक एसिड को प्रिपेयर करके दिखा दिया जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। आपके घर में सिरका होता है ना, सिरका जिसको बोलते हो या विनेगर बोलते हो, वो विनेगर वही होता है हमारा एसिटिक एसिड। फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बाद में एक और साइंटिस्ट आए 1856, आई थिंक तुम लोग को डेट्स ईयर्स भी याद हो रहे होंगे, 1828, 1845, नहीं याद नहीं करना है बट स्टिल इफ यू रिमेंबर बेटर है ना। 1856 बोर्ड्स में नहीं पूछने वाला आपसे, कहीं कुछ नहीं पूछेगा। तो बर्थलॉट आए, उन्होंने मीथेन गैस को सिंथेसाइज करके दिखाया which is having formula CH4। In this manner the old concept of organic chemistry was given up and it was accepted that organic chemistry is essentially the chemistry of carbon compounds, ठीक है। पहले क्या हम लोग डिफाइन करते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को? स्टडी ऑफ दोज compounds which can be obtained from plants and animals only. But now what we define organic chemistry? Organic chemistry is defined as the study of carbon compounds, ठीक है। जहां पर कार्बन कंपाउंड्स होगा वो क्या है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स like if you talk about carbonic acid H2CO3, so there is carbon. If we talk about carbon dioxide CO2, there is carbon, but these are not organic compounds, ठीक है। हर एक जगह पर कार्बन है, इसका मतलब हर एक चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं है। हम बताते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ एग्जांपल्स देते हैं, बेंजीन, टोलुइन, फिनॉल, मीथेन, इथेन, मिथेनॉल, इथेनॉल। ये तुमको पूरा चैप्टर में मिलेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम खुद बोलोगे चैप्टर पढ़ने के बाद ऐसे से बहुत सारे नाम्स, ठीक है। हम लोग कोई भी अगर दो एलिमेंट रहेगा तो उसमें डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक है? ठीक है, पता चल जाएगा, पढ़ते चलो। अब है 12.2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एसेंशियली कंटेन कार्बन। हाँ, दिस इज वेरी मैंडेटरी कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन भी है, क्योंकि बिना कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल ही नहीं सकते। बिकॉज वी हैव डिफाइंड ऑलरेडी दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, सो देन दिस सजेस्ट इट मस्ट हैव कार्बन इन इट, ठीक है। So the term organic compounds now applies to the compounds of carbon, and organic chemistry is defined as the study of carbon compounds. This is very important, underline this. From this however excludes oxides of carbon, as I told, carbon monoxide, carbon dioxide, ये दोनों organic compounds नहीं है। metallic carbonates like Na2CO3, CaCO3, ये सारे कार्बोनेट्स जो होते हैं ये भी नहीं है। उसी तरह से कुछ मेटालिक साइनाइड्स होते हैं लाइक NaCN, ठीक है, सोडियम साइनाइड NaCN। कुछ मेटालिक कार्बाइड्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में
नहीं आते हैं, लकी तुम्हारा जवाब क्लियर हो गया कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे। हमने तुमको रिटर्न फॉर्म में दे दिया, कोई कार्बोनेट्स होगा उसको ऑर्गेनिक मत बोलना, कोई कार्बन का ऑक्साइड होगा उसको मत बोलना, कोई मेटालिक साइनाइड होगा लास्ट में CN लगा होगा उसको भी मत बोलना, और कोई कार्बाइड होगा उसको भी मत बोलना। इज इट क्लियर? इसके अलावा जो दुनिया में देखे सब ऑर्गेनिक है। सर कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बाइड का लास्ट में C लगता है, ठीक है? पढ़े होगे ना रेडिकल, तो रेडिकल में तुम पढ़ा होगा C4-। अब आगे है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नंबर 1, प्लांट्स। कंपाउंड्स लाइक शुगर, स्टार्च एंड सेल्यूलोज एज वेल एज सेवरल ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, बहुत सारे ड्रग्स जो बनते हैं वो भी किससे बनते हैं? प्लांट से बनते हैं। एनिमल्स में यूरिया होते हैं, एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं, राइट? यूरिया, प्रोटीन, फैट्स, ये सारे एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। कोल में लिखा है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल प्रोड्यूसेस बेंजीन, टॉलुइन, नैप्थलीन। नैप्थलीन जानते हो ना? नैप्थलीन बॉल्स आता वो है, बॉल्स आते हैं। हाँ, जो हम लोग बेसिकली बेसिन्स वगैरह में पुट करके रखते हैं, स्पेशली होटल्स वगैरह में देखोगे बेसिन में डाल के रखते हैं ना। तो नैप्थलीन, फिर डाइज होते हैं। डाइज होते हैं, डाई होता है कलर, जैसे साड़ी वगैरह में डाई कराता है, किया जाता है ना, या कपड़े में डाई होता है ना, दैट इज डाई। ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स क्या होता है? जैसे अगर हम अपूर्व से पूछेंगे, अपूर्व तुम ड्रग्स लेते हो, व्हाट विल यू रिस्पॉन्ड? मेडिसिन है, मेडिसिन है। हाँ, तो बहुत लोग अदर वे समझते हो कि ड्रग्स मतलब कुछ गलत चीज, ऐसा नहीं है। ड्रग्स इज ऑफ टू काइंड्स, तुम उसको मेंशन कर सकते हो। ड्रग्स इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज यूजफुल एंड द अदर इज हार्मफुल। ठीक है, यूजफुल ड्रग इज कॉल्ड मेडिसिन। ठीक है, हार्मफुल को हार्मफुल तुम जान रहे हो। हार्मफुल में वो सब आ गया, वाइन वगैरह जो होता है ना। ठीक है, यूजफुल ड्रग को हम लोग मेडिसिन बोलते हैं। जैसे तुम देखना मेडिकल शॉप के ऊपर में वहाँ ड्रग वगैरह लिखा रहता है, ड्रग्स अवेलेबल या इस टाइप से, राइट? तो सर्जिकल ड्रग हाउस। हाँ, परफ्यूम। फिर पेट्रोलियम में आ गया तुम्हारे पास गैसोलीन, फ्यूल गैसेस, पेट्रोल, नैप्था। हम तुमको साथ साथ ये भी बताते जा रहे हैं कि अभी तक हम जितना भी पढ़ा रहे हैं इसमें से बोर्ड्स में कुछ भी नहीं पूछेगा, बट दिस इज वेरी बेसिक। इसको नहीं जानोगे तो चैप्टर में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, बोर्ड्स में क्या क्या पूछेगा वो बताएंगे हम साथ साथ। फर्मेंटेशन क्या होता है? तो कंपाउंड्स लाइक इथाइल अल्कोहल एंड एसिडिक एसिड्स, ये सब फर्मेंटेशन प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ पर डिटेल मत जानो, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फर्मेंटेशन करके इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड ये सब बनाया जाता है। ठीक है, अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम एक बार पढ़ना, कहीं स्टडी करना, फर्मेंटेशन गूगल करना, नहीं समझ में आएगा यू कैन आस्क। ठीक है, उसके बाद है वुड, मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन, ये सब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराया जाता है वुड का, और फिर वहां से ये सब ऑब्टेन होता है। तो सिंथेटिक मेथड जो हम बताए कि हम लोग अब क्या कर सकते हैं, सोर्सेस पे ही डिपेंड नहीं है, वी कैन प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लैबोरेटरी आल्सो, सो दैट मेथड इज कॉल्ड सिंथेसिस। सिंथेसिस मींस टू प्रिपेयर। सॉरी, इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? सर सिंथेसिस मतलब कॉम्बिनेशन ना? सिंथेसाइज मतलब टू प्रोड्यूस होता है, बनाना, हाँ, कंबाइन करना। जैसे H2 और Cl2 मिलता था तो वो सिंथेसिस होता है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। अब ये देखो कंपैरिजन, बुक में लिखा होगा ना, तुम्हारे बुक में है ना 12.2.1 टेबल। ठीक है, तो सबसे पहला है प्रेजेंस ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का होना एसेंशियल है, मतलब होना ही है। लेकिन इनऑर्गेनिक में हो या ना हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी, ठीक है, अगर सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो दे जनरली डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में जल्दी डिसॉल्व
नहीं करते, नहीं, ठीक है। दे जनरली डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। अगर तुम कभी इन फ्यूचर भूल जाओगे कि ऑर्गेनिक पानी में डिसॉल्व करता था कि नहीं करता था, तो तुम मेरा बात याद रख लेना। एक एग्जांपल दे देते हैं, नैप्थलीन बॉल को पानी में डाल दो, क्या घुल जाता है? नो सर। नहीं पता। नहीं। तो दैट्स व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी में डिसॉल्व नहीं करते। अब याद रहेगा ना, विद द हेल्प ऑफ नैप्थलीन बॉल्स। नहीं पता वो कि खुलता है कि नहीं। नहीं घुलता है, नहीं घुलता। नहीं घुलता है। जैसे साबुन को पानी में सर डाल, जनरली लिखा है। हर टाइम के सर साथ छोटा होता है, टेक्स टाइम, बट इन जनरल वो डिसॉल्व नहीं करता। और वो छोटा भी इसलिए होता है क्योंकि नैप्थलीन बॉल्स इज वोलेटाइल। ऐसा नहीं है कि वो पानी में घुल रहा है, राइट? मन्नत, समझ में आ रहा है? यू आर नॉट ऑडिबल, अनम्यूट नहीं की तुम। हाँ अब बोलो, अब तुम्हारा ऑडियो कनेक्ट लिया और तुम्हारा कैमरा ऑफ हो गया। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? मन्नत, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। हाँ सर, शायद आप म्यूट किए, ये लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहा। अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। आई डोंट नो, उसका कैमरा भी टर्न ऑफ हो गया। सर वो मैसेज की ना आपको, अच्छा नहीं देखा मैंने। मैसेज में वो लिख रही है Yes, कि sir. आप ओके ओके ओके, हाँ यू कैन अनम्यूट। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो लाइक हम तुमको पहले बताए थे ना, मन्नत, आज सुबह में तुमको बताया था ना कि लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक। Yes, sir. तो और के लिए भी लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक मतलब एक जैसे चीज एक जैसे चीज में डिसॉल्व करते हैं। तो जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में ही डिसॉल्व करना चाहेगा, ठीक है, और इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में ही डिसॉल्व करना चाहता है, ठीक है। So all inorganic compounds do not dissolve in organic because inorganic organic में नहीं dissolve करना चाहेगा, लेकिन organic organic में dissolve करना चाहेगा। Now the next is melting and boiling point. They have low melting point and boiling point and easily decompose on heating, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है, ठीक है। मतलब तुम लो टेम्परेचर पे उसको क्या कर सकते हो, मेल्ट कर सकते हो और बॉयल कर सकते हो। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड यूजुअली डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसको तुम लोग डिकम्पोज नहीं कर सकते, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसको हम लोग हीट करके वी कैन डिकम्पोज इट, ठीक है। कंबशन, तो कंबशन में बात करोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होता है वो इजिली आग पकड़ सकता है, इजिली फायर को कैच कर लेता है, लेकिन वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इजिली फायर कैच नहीं करते। बॉन्डिंग के बारे में बात करोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्डिंग्स बनाएगा, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा, विच आई विल शो फर्दर, ठीक है। और मोस्ट ऑफ देम फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। अगर हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो वो सारे जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl नमक है ना, तो वो कैसा बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बनाता है ना, मतलब आयोनिक बनाता है ना, ओके। कंडक्टिविटी में बात करोगे तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मींस दे आर नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट इफ यू टॉक अबाउट कंडक्टिविटी ऑफ इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक में जो आयोनिक कंपाउंड्स है जैसे नमक NaCl, तो वो कंडक्टिविटी दिखाता है क्योंकि वो आयंस में डिसोसिएट करता था, इफ यू रिमेंबर इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। Yes. नाउ व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म होता है सेम मॉलिक्यूलर chemical फॉर्मूला, structure, सेम but मॉलिक्यूलर different फॉर्मूला structure. बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है।
I'll show you further. ये सारा टर्म्स तुमको लग रहा होगा कि सिर्फ टर्म्स बता रहे हैं. I'll explain. सारा टॉपिक्स फर्दर आएगा कि आइसोमेरिज्म क्या होता है. ठीक है, जैसे देखो ये मान लेते हैं मेरे पास, मेरा स्क्रीन देखना, मेरे पास 2 पेन दिख रहे हैं तुमको. इन दोनों पेन को हम इस तरह से प्लेस किए हुए हैं, राइट. और तो तुम मॉलिक्यूल तो यही है ना, एक ब्लू और एक ब्लैक. अब इसका रिप्रेजेंटेशन हम डिफरेंट तरीके से कर दें. इसको मैं ऐसे नहीं लगा कि इसको हम यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दें, तो अब ये टी शेप आ गया. तो ये एक आइसोमेरिज्म दिखा रहा है. स्ट्रक्चर वही है, सॉरी मॉलिक्यूल वही है, बट इट्स फॉर्मिंग अ डिफरेंट स्ट्रक्चर. अब इसको हम वी बना देंगे. ठीक है, तो मेरे पास मॉलिक्यूल तो वही, हम कोई तीसरा सामान का तो यूज नहीं कर रहे, राइट. हम इसको वी बना दें, हम इसको ए शेप में ले आए, राइट. तो ये डिफरेंट जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं स्ट्रक्चर का, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म. ठीक है, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसा कोई आइसोमेरिज्म जैसी बात नहीं होती है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऐसा कोई 2-3 रूप नहीं होता. वो जो है वो वही है. आयुष, क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Okay. Now if you talk about color and smell, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है. ठीक है, मन्नत जब टाइम्स अप हो जाएगा ना तो फिर तुम रिजॉइन करना. Yes, sir. तो कलर एंड स्मेल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर एंड ऑर्डर. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसका एक प्रॉपर कलर होता है. ठीक है, उसका एक प्रॉपर कलर, जैसे नैप्थलीन बॉल तुमको व्हाइट कलर का दिखता है ना, ठीक है, उसी तरीके से हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है और उसका अपना एक ऑर्डर होता है. नैप्थलीन बॉल को कभी सूंघा होगा ना, अच्छा लगता है ना स्मेल? यस सर. हाँ ठीक है, आई हैव ट्राइड, हमको तो ठीक लगता है, बाकी को नहीं पता. यस सर, अच्छा लगता है. ठीक है, तो वो हो गया. मोस्ट ऑफ देम आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस. अगर इफ यू टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो वो बेसिकली कलरलेस होते हैं और ऑर्डर मतलब नो स्मेल. नाउ टॉकिंग अबाउट रिएक्शंस, molecular reactions are slow due to the presence of linkage. These reactions never proceed to completion. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो रिएक्शंस होते हैं वो स्लो होते हैं. ठीक है, लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो रिएक्शंस होते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं एंड कोवेलेंट रिएक्शंस आर स्लो. मतलब इनऑर्गेनिक में फर्दर 2 पार्ट दे रखा है. अगर वो आयोनिक कंपाउंड है तो रिएक्शंस फास्ट होते हैं और अगर कोवेलेंट है तो स्लो होते हैं. और तुम जानते हो कि ऑर्गेनिक में भी कोवेलेंट ही होता है. अभी बताया था ना कि ऑर्गेनिक में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं. पॉइंट नंबर 6. Yes. ठीक है, पॉइंट नंबर 6, दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स. तो कोवेलेंट बॉन्ड्स, दैट्स व्हाई स्लो रिएक्शन. आयोनिक बॉन्ड्स, दैट्स व्हाई फास्ट रिएक्शन. राइट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी तुम किसी चीज को पढ़ते हो तो यू शुड नो कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं. जैसे ऐसे ही तो नहीं कि बस बना दिया चैप्टर और मेरा काम है पढ़ाना और तुम्हारा काम है पढ़ना, इसलिए पढ़ना है, एग्जाम में नंबर लाना है. लेकिन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसका कोई रोल होगा ना लाइफ में. आखिर क्यों पढ़, Yes, sir. तो और क्यों पढ़ाया जाता है, तो तुम फर्दर आगे जा करके तुम एक केमिस्ट बन सकते हो. ठीक है, इफ यू नो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम एक मेडिकल डिपार्टमेंट में जा सकते हो. कैसे? देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एप्लीकेशन बता रहे हैं. एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस इन आवर डेली लाइफ. द सोप्स एंड शैम्पूज वी यूज व्हाइल टेकिंग बाथ, द पाउडर्स, द परफ्यूम यूज वी अप्लाई ऑन द बॉडी. तुम जो भी शैम्पू यूज करते हो, अपूर्व कैमरा ऑन, सर 5 मिनट रुक जाइए ना. while taking bath, ठीक है, we apply on the body, the clothes we wear, the food we eat. मतलब हर जगह तुम्हारे सराउंडिंग, अभी भी तुम जहाँ बैठे हो अपने सराउंडिंग में अगर नोटिस करोगे तो तुमको बहुत सारे ऑर्गेनिक चीज नजर आएंगी. या डेली लाइफ में जब तुम एक बाथरूम में एंटर करते हो तो वहाँ पर तुमको शैम्पू दिख रहा होता है, वहाँ पे तुमको डेटॉल दिख रहा होता है, जो भी रखते हो, साबुन है, सरफ है, वो सारा चीज क्या है, सब कुछ ऑर्गेनिक है. ठीक है, तुम खाना खा रहे हो, तुम्हारे सामने फूड रखा है, कोई फल है तो उसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स. विटामिन्स बहुत लोग पढ़ता है, विटामिन्स बोलते हैं. ओके, विटामिन्स क्यों? विटामिन्स मीन्स वाइटल अमीन्स. वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट. ओके,
and vitamins is made up of amines. Amines are smaller compounds, so we call vitamins. That means vital amines. Vital means important amines. Okay, etc. Fuels we use natural gas. तुम्हारे घर में LPG होते हैं, सिलेंडर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो भी ऑर्गेनिक होता है. तुम्हारे बाइक, तुम्हारे कार, तुम्हारे स्कूटी में पेट्रोल डालते हो, ऑल दोज ऑर्गेनिक. तुम्हारे घर पे बहुत सारे दवा रखे होंगे, किसी का तो होगा मम्मी पापा के लिए, तुम्हारे लिए, Yes, sir. वो मेडिसिन में भी होते हैं. तुम्हारे घर में क्रैकर्स होते हैं, दिवाली का बचा हुआ, दैट इज एक्सप्लोसिव्स. Yes, sir. ठीक है. डाइज इन द सेंस क्या बोल सकते हैं, वही पेंट वगैरह. ठीक है. और फिर इंसेक्टिसाइड्स, ये सारा चीज, ये दीज ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है. तो अभी भी बोल रहे होगे कि सर नहीं समझे एप्लीकेशन क्या, आप तो सिर्फ एग्जांपल्स दे दिए. राइट. तो बहुत सारा केसेस होता है, हम लोग आगे चल गएंगे तो और क्लियर होगा. जैसे मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, अब अपूर्व है, ठीक है, तो उसको तबीयत खराब होता है. ठीक है. तो तुम क्या चाहते हो, जैसे उसका तबीयत खराब हो गया तो उसका माथा भी दर्द दे रहा है, पेट भी दर्द दे रहा है. ठीक है. और तो वो माथा का अलग दवा खरीदेगा, वो माथा दर्द का अलग दवा खरीदेगा, पेट दर्द का अलग दवा खरीदेगा, कि तुम चाहते हो कि ऐसा दवा मिल जाए जिससे दोनों काम हो जाए, एक ही में दोनों काम होता है. काम हो जाए. तो तुम क्या चाहोगे, मेडिसिन स्पेसिफिक हो कि मल्टीपर्पस हो? मल्टीपर्पस हो, है ना. तो इस तरह से तुम ऐसा कुछ उसमें चेंजेस ला सकते हो उस मेडिसिन के कंपोनेंट्स में, उसके कंपाउंड्स में. इफ यू स्टडी मोर, अगर तुम उसके बारे में डिटेल्स जानते हो, ठीक है, हो सकता है उस स्ट्रक्चर का कोई पार्टिकुलर एलिमेंट होगा या उस स्ट्रक्चर का पार्टिकुलर एटम होगा जो अपूर्व को साइड इफेक्ट दे रहा है. ठीक है. अब उसको वो दवा देते हैं तो बेचारा रात भर नहीं सो पाता है. ठीक है. बेड पे लोट पलोट करते रहता है. तो उस केसेस में क्या करोगे, उस दवा को तो उसको खिलाओगे, लेकिन उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को उसमें से हटा देंगे जो उसको साइड इफेक्ट कर रहा है. ठीक है. तो अगर तुम उसके बारे में डीप स्टडी करोगे तभी ये सब चीज कर पा सकते हो. ठीक है. जैसे मान लेते हैं कि कैंसर है, तो कैंसर का मेडिसिन बनता है, जो भी दवा है, तो वो इंसान को दे रहे हो. अगर मान लेते वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को साइड इफेक्ट भी कर रहा है, तो तुम उसको वही वाला दवा दोगे, तो उसमें दवा में कुछ चेंजेस लाओगे वैसे पर्सन के लिए, क्योंकि उसको कैंसर का दवा दोगे ना. इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तुम उसको दवा तो दोगे ना, देना तो बंद नहीं कर दोगे साइड इफेक्ट की वजह से. उसके मेडिसिन देना जाना पड़ेगा. ठीक है. अब थोड़ा सा समझ में आया आयुष? Yes, sir. ठीक है. Now the question is, why atom? That means why carbon? There are lots of element: hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon. So why we are studying a separate chapter? Why we are studying a separate branch of chemistry which is related with carbon? आखिर कार्बन ही क्यों? और भी तो बहुत सारे एलिमेंट्स है. अपूर्व बोलेगा नहीं सर हम हाइड्रोजन का चैप्टर बनाएंगे, तो बना सकते हो. अगर उसमें कुछ ऐसा खासियत है तो बनाओ. अगर उसमें ऐसा कुछ खासियत है, तुम उसके बारे में तुम्हारे पास बहुत सारे कंटेंट है, तो बनाओ. बट हमारे पास कार्बन का यूनिक नेचर है. आखिर कार्बन एलिमेंट में कुछ यूनिक नेचर है जिसकी वजह से हम उसके बारे में स्टडी करते हैं. ओके. नाउ यू हैव टू राइट द नोट्स. अच्छा, हम पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद अभी जब रिजॉइन करेंगे ना तब लिखवाएंगे. तो सबसे पहले नंबर 1 वी कॉल टेट्रावैलेंसी. ठीक है. यूनिक नेचर क्या है कार्बन का? फर्स्ट इज द टेट्रावैलेंसी एंड द नेक्स्ट इज द कैटिनेशन प्रॉपर्टी. तो देयर आर बेसिकली हाउ मेनी प्रॉपर्टीज? 2. One is the tetravalency and the other is the Manat? Catenation. Catenation. Okay, what do you mean by catenation? Catenation. Catenation का मतलब होता है कि एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है, ठीक है, ये एक एलिमेंट है, ये कार्बन है, ये जो टिप है ना इसको कार्बन मानना. तो ये टिप किसी दूसरे से लिंक हो गया, ठीक है, फिर ये दूसरा टिप इसको कार्बन मानो, फिर ये किसी तीसरे से लिंक हो गया, और फिर ये फिर किसी चौथे से लिंक हो गया. पीछे भी लगा हुआ है, समझते जाओ, ऐसे जुड़ते जा रहा है. ठीक है. तो ये थ्रू आउट बहुत लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है. ओके, इट कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेन. अब लॉन्ग चेन में कितना? 4, 5, 6, 12, 50, कितना? बहुत ज़्यादा. इसमें मेंशन किया होगा
कुछ मिलियंस बिलियंस भी रहता है शायद, मतलब बहुत ज्यादा लंबा चेन बना सकता है, और वो चेन ही नहीं है, वो टूटेगा भी नहीं। वो चेन में इतना टेंडेंसी है कि वो चेन ब्रेक नहीं करे, ठीक है। और टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है? कार्बन हैज अ टेंडेंसी टू लिंक विथ 4 डिफरेंट एटम, ठीक है। 4 डिफरेंट एटम और सेम एटम, इट्स देयर चॉइस, बट हम लोग कार्बन के साथ कितने एटम्स को कनेक्ट कर सकते हैं? 4 एटम को कनेक्ट कर सकते हैं, 4। चाहे उसको हम खुद से ही क्यों नहीं कनेक्ट कर दें, ठीक है। हम उसको 4 लोगों के साथ, 4 एटम्स के साथ हम कार्बन को कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो डेट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। और ये जो कार्बन को खुद के साथ लिंक होने का इतना ज्यादा जो टेंडेंसी है, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। So you will remember catenation is the self-linking ability. What is catenation? It is a meaning of it means self-linking ability. लिंकिंग एबिलिटी। ठीक है, self-linking ability to form long chain. It is written in book. Mention किया हुआ है बुक में कि कार्बन कार्बन के साथ जुड़ जुड़ करके क्या फॉर्म कर रहा है? It is forming a long chain. रेशी क्लियर है?